कई बड़े देश इस युद्ध में उतर सकते हैं। जिस तरह से हमने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध देखा, क्या वैसा ही युद्ध यहाँ पे लंबा छिड़ सकता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। तो बिना कोई समय जाया करे हम आमंत्रित करेंगे और एक बार फिर स्वागत करेंगे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी का। आचार्य जी, पब्लिक फर्स्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, लगातार आप इस तरह की भविष्यवाणी करते रहे। इजराइल को लेकर भी आपने बहुत समय पहले अपने यूट्यूब चैनल पर भी और इंडिया फर्स्ट के जो सहयोगी चैनल वहां पर भी आपने भविष्यवाणी किए। दर्शकों को तमाम जो भविष्यवाणियां हैं आप आचार्य जी के यूट्यूब चैनल पर जाके भी देख सकते हैं और हमारे सहयोगी चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं। तो आचार्य जी, अब ये जो कहीं ना कहीं जो आपकी भविष्यवाणियां हैं, जो बहुत समय पहले आपने, मुझे याद है कि 3 साल पहले आपने भविष्यवाणी की थी और उस समय हैरान कर देने वाली बात थी जो आपने कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में ईरान का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वो कहीं ना कहीं सामने भी आ रहा है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ है हमास का, इसके आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? इसके देखो, ये युद्ध तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है 2019 से। 17 नवंबर से जब कोरोना की शुरुआत हुई तो वायरस के थ्रू युद्ध आया और लगातार ये फैलते चला जा रहा है। और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इस तरह की भविष्यवाणी ईसा मूसा लड़ेंगे और फिर इस तरीके की संस्कृति नष्ट होती जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और उस ग्रह योगों को यदि हम मिलाते हैं तो अभी तक की जो स्थिति बनी, जैसे हम इजराइल के जैसे युद्ध की बात करें, रूस और यूक्रेन युद्ध की बात करें, अजरबैजान आर्मेनिया की बात करें, तो ये युद्ध वही थे जो इनकी धीमी धीमी शुरुआत थे। अब सेकंड फेज चल रहा है तो सेकंड फेज में थोड़े से तेज हो गए। रूस यूक्रेन का ये युद्ध है, ये युद्ध भी काफ़ी निर्णायक साबित कुछ समय के बाद होने वाला है। वहाँ भी काफ़ी विध्वंस होगा। अब एक जो नया यहूदी और मुस्लिम वाला एक मामला शुरू हुआ है, तो अभी तक ईसाई लड़ रहे थे, अब मुस्लिम और ये आपस में भिड़ने शुरू होंगे और इसमें ये युद्ध मुस्लिम देशों में आपस में फूट का कारण बनेगा और उनके नेस्तनाबूद होने का भी ये कारण बनेगा। और जिस तरह से युद्ध का जो आगाज़ हुआ है, ये संकेत है कि आने वाले समय में सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा समय ना भारत का है ना पूरी दुनिया का है। और आने वाले समय में इस प्रकार के युद्धों की बातें बढ़ती ही जाएंगी। जैसे प्रथम विश्व युद्ध आजकल 2 दिन 10 दिन 20 दिन के तो होते नहीं हैं। प्रथम विश्व युद्ध 3-4 साल चला, द्वितीय विश्व युद्ध 5-7 साल चला। तो ये जो समय है, ऐसा ही ये युद्ध चलेगा 2027 तक और 25 में फिर ये पूरे चरम पर होगा। 25 और 26 में इसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी शांति आनी शुरू होगी। तो उसकी ये शुरुआत है। तो आप ये कह रहे हैं आचार्य जी कि जो इजराइल के खिलाफ ये जो अभी हमला तेज हुए हैं, इसमें लेबनान भी रॉकेट वहाँ पे दाग रहा है, क्या और भी मुल्क इसमें शामिल हो जाएंगे? इस तरह की बात सामने आ रही है कि सब मुस्लिम मुल्क जो हैं वो एकजुट होकर इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है, पहले भी मुस्लिम देशों ने एक होकर हमला किया है और ये इनकी फितरत रही है कि पहले तो सबसे पहले इनकी युद्ध का तरीका रणनीति फिक्स रहती है। महिलाओं और बच्चों को उठाओ, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है कि उनको उठा लाओ और उनके साथ जो भी करना सब करो, नाना प्रकार के अत्याचार उन्हें दो ताकि दहशत आपकी बन जाए। ये दहशत फैलाने के काम करते हैं। और दूसरी स्थिति यहाँ ये बनी कि उन्हें प्रत्युत्तर देने वाला अभी कोई देश बना नहीं था। भारत अभी तक था, मोदी जी से पहले सब शांत बैठे हुए थे। हमारे सैनिकों के सिर काट ले गए, हमने उनका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी सी उलट हो गई कि उन्होंने जो भी परिस्थिति निर्मित की तो पहले तो निर्मित होने दी और दूसरा जब उन्होंने ये अटैक करने शुरू किए तो इजराइल ने इन्हें नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया। और जब ये नेस्तनाबूद होते हैं तो सबसे डरपोक लोग होते हैं, क्योंकि ये ठुक पिट के ही बने हैं, तो ठुकते पिटने में परिभक्त हैं। जब तक दादागिरी चल जाए तब तक चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दूसरा भारी पड़ने लग जाते हैं भागने लग जाते हैं। तो 6-8 दिन तक का इनका अटैक रहता है बड़ी तेज़ी से और बाकी के सब देश इनके मिलकर 8 दिन के बाद यूएन चला जाएगा, कोई कुछ करेगा और उस चीज़ को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये कि ये ठंडे नहीं हुए इजराइल और उन्होंने उनको ठंडा करना शुरू कर दिया। तो अब जो स्थिति बनेगी वो निश्चित रूप से मुस्लिम कंट्रीज़ों में बगावत की बनेगी और आने वाले समय में ये युद्ध थोड़ा सा और गहराएगा और आखिर जीत तो इजराइल की होगी, परंतु अभी संघर्ष का समय बाकी है।
जीत इजराइल की होगी, संघर्ष का समय है लेकिन बाकी है। इजराइल का जब जिक्र करते हैं आचार्य जी, तो उनकी जो खुफिया एजेंसी, गुप्तचर एजेंसी है मोसाद, उसका जिक्र होता है, विश्व की सर्वोत्तम गुप्तचर एजेंसी मानी जाती है। ये चर्चा में आ रहा है कि आखिर मोसाद क्या फेल हो गई कि इतने बड़े हमले की जिसमें 5000 रॉकेट दागे गए इजराइल के ऊपर, मोसाद को कानो कान खबर नहीं हुई? जनता को और दुनिया को दिखाने के लिए ये बात हो सकती है, लेकिन ज्योतिषी को दिखाने के लिए ये बात नहीं है। मोसाद को सब पता था कौन कौन कहाँ क्या क्या करने वाला है, और वो उसको ज़्यादा खुलासा नहीं करें, क्योंकि सारी परिस्थितियाँ मालूम थी। इनके हमले का इजराइल इंतज़ार कर रहा था और उसको ये भी पता था कि जब ये ऐसी हरकतें करेंगे तो मुझे क्या करना है, और जो करना है वो उसने कर डाला। और इनके साथ जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए था उसने वैसा ही ट्रीटमेंट करने का प्रयास किया। हालांकि पूरा ट्रीटमेंट वो नहीं कर पाया अभी तक, और वो बहुत जल्दी कर डालेगा। तो मोसाद यहाँ फेल नहीं हुआ है, मोसाद यहाँ सक्सेस हुआ है। उसने बताया कहाँ से बम आएंगे, कहाँ से जाएंगे, कहाँ से 5000 रॉकेट छोड़ेंगे, वो जानकारी उन्हें पूरी थी। और वहीं उन्होंने पहले दिन ही बम गिरा दिए जहाँ से 5000 रॉकेट आए थे, और उनको विध्वंस की ओर लेकर वो चला आया है। आचार्य जी, इस पूरे युद्ध में अमेरिका की क्या भूमिका रहने वाली है? क्योंकि हमने यूक्रेन के युद्ध में देखा कि अमेरिका सीधे तौर पर सामने आने से बच रहा था, लेकिन जब इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका ने अपने समुद्री बेड़े को वहां पर रवाना कर दिया है। देखो, यूक्रेन युद्ध में और इस युद्ध में बड़ा अंतर है कि अभी यहाँ पर खुद अमेरिका को अपनी इज्जत बचानी है। इराक ईरान जो उसके खिलाफ चल रहे थे, उसके खिलाफ उनको भी एक्शन लेना होगा। तो जब ईरान वगैरह बाकी मुस्लिम कंट्रीज एक होने लग गई, और एक होने की को अलग करने के लिए फिर अमेरिका ने बहुत जल्दी इसमें एंट्री मार दी, क्योंकि उसका बहुत अच्छा दोस्त है और इस एरिया में, एशिया में कम से कम इसके दम पर ही वो बहुत कुछ कर पाता है, और एक प्रबुद्धशाली देश भी है, शक्ति संपन्न भी है। अल्बर्ट आइंस्टीन जब वहाँ से निकले हों तो वहाँ की वैज्ञानिकता को भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे समय में अमेरिका की यहाँ जो एंट्री हुई, यूक्रेन की एंट्री हुई 3-4-8 महीने के बाद, जबकि यूक्रेन का पूरा साजो सामान और अच्छे सैनिक मारे जा चुके थे, तब उसकी एंट्री हुई। लेकिन यहाँ उसने एंट्री समय से कर दी, और यही कारण है कि इन मुस्लिम कंट्रीज़ों में अमेरिका की एंट्री से ही बगावत खड़ी हो गई, और बाकी जो लोग मुस्लिम कंट्रीज़ को एक करना चाह रहे थे उनकी प्लानिंग यहाँ पर फेल हो गई। प्लानिंग ज़रूर फेल होगी, लेकिन आचार्य जी आने वाले दिनों में ये किस तरह का जमावड़ा हम देख सकते हैं? यानी कि अगर वर्सेज अगर देखें तो इजराइल वर्सेज हमास तो हम ये देख ही रहे हैं। इजराइल के पाले में कौन कौन सीधे तौर पे खड़ा होगा, जिनकी सेना से या सेना के सैन्य साजो सामान के साथ वहां पर खड़ा होगा, या और हमास के साथ कौन कौन खड़े होंगे? किस तरह का परिदृश्य बनते देख रहे हैं? हमास तो एक मुस्लिम संगठन है जो उन्हीं का बनाया और पाला पोसा है, तो मुस्लिम देश वहाँ पर, वैसे अरब इसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। बाकी के ईरान वगैरह जो देश हैं, पाकिस्तान टाइप के हैं, ये उसमें धीमे धीमे शामिल होंगे। पर अभी स्थिति ज्योतिषी दृष्टि से इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो युद्ध शुरू हुआ है 21 सितंबर 2023 से इनकी सारी व्यवस्थाएं बनी हैं, और अगस्त 2024 तक धीरे धीरे चलता रहेगा। और फरवरी 23 से इजराइल की कुंडली में योग थे इस तरीके के, अक्टूबर 2025 तक हैं। तो अभी की जो स्थिति है, उस स्थिति में 4 या 5 मुस्लिम कंट्रीज इजराइल के खिलाफ छोटे छोटे रूप में आएंगे, सामने आने की हिम्मत नहीं रहेगी। वो वहाँ के जो लड़ाके हैं, वहाँ के जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं, उनको वो सपोर्ट देना यहाँ शुरू करेंगे। लेकिन इजराइल के साथ जो भी देश आएंगे वो पूरी शक्ति के साथ आएंगे, संपन्नता के साथ आएंगे, इसलिए इजराइल का बहुत कुछ वहाँ पर नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो मूल कंडीशन वहाँ पर ये बनती है। मूल कंडीशन यहाँ पर ये बनती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं आचार्य जी कि विश्व समुदाय में हड़कंप काफी। भारत के रुख को हम अब चर्चा करें ज्योतिषीय गणना के आधार पर। भारत ने शुरुआत में ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दे दिया कि भारत पूरी तरह से इजराइल के साथ में खड़ा है। इस स्टैंड को लेकर ज्योतिषीय गणना क्या कहते हैं कि भारत ने जो स्टैंड लिया वो सही लिया है? अभी तक तो भारत ने एक भी स्टैंड गलत नहीं लिया है, और ये तो पहले दिन ही उसने साफ कर दिया था। तो ये कार्य तो भारत ने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि भारत को वहीं नहीं, हमारे घर में छुपे हुए इन आतंकियों को भी संदेश देना था कि जैसा वो कर रहा है वैसा अब तुम्हारे साथ यहाँ हो सकता है। ये उसने संकेत दिया है सीधा सीधा उठाकर, इजराइल को सपोर्ट करके। तो एक तीर से 2 निशान चले हैं। यहाँ वालों को चेतावनी दी गई है, और वहाँ वालों को बोला कि हम आपके साथ में हैं, तो जैसा चाहे आप करना शुरू कर दें। हर जगह आतंकियों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो जो भारत ने स्टैंड लिया है वो पूरी दुनिया के लिए मान्य भी हुआ है, और इजराइल ने भी मान्य किया, और बाकी देशों ने भी, और यूएन ने भी इस चीज़ को मान्य किया है। जी,
बाकी मतलब भारत का जो स्टैंड है आपको लगता है पूरी तरह से सुदृढ़ है। लेकिन हमारे देश की प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने CWC जो उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है उसमें कहीं ना कहीं फिलिस्तीन को लेकर उनका पक्ष लिया है। शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष लिया है और फिलिस्तीन के पक्ष में बयान जारी किया है। एक देश में भारत सरकार ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है हम इजराइल के साथ में, वहीं प्रमुख विपक्षी दल जो है वो फिलिस्तीन के पक्ष में बोलता है। ये किस तरह की परिस्थिति यहाँ पर देख रहे हैं आप? तो मेरे आप पुरानी वीडियो देखोगे उसमें मैं बड़ा क्लियर करता आया हूँ कि जवाहरलाल से लेके यहाँ तक सोनिया जी तक ये सब भारत के खिलाफ ही काम करते आए, छोटे छोटे से टुकड़े बांट देते हैं, बाकी के काम भारत के खिलाफ करते चले आए। तो वो चीज़ यहाँ अब बहुत क्लियर होने लग गई कि आतंकवादियों के साथ में है। इतने दिन तक 370 नहीं हटा पाए, जबकि इतनी बार आपकी 50-60 साल तक पूरी सरकार सत्ता में रही, आप सब कुछ कर सकते थे। राम मंदिर जैसे मुद्दे को आपने इतने दिन तक लटकाए रखा, कारण था कि ये हमें इकट्ठा ही नहीं होने देना चाहते थे और लगातार अपराधी तत्व को ये बढ़ा रहे थे धीरे धीरे। कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, बाकी उत्तर पूर्वी एरिया में देखें तो वहाँ से मिजोरम से लोग इधर आने शुरू हो गए, बर्मा से वहाँ पर लोग आने शुरू हो गए। तो इस तरह की अराजकताएँ तो उन्होंने शुरू से फैला कर रखी थी, वो अब क्लियर होने लग गई हैं कुदरत के एक आशीर्वाद से। तो ये जो सारी स्थिति बनी है ये कोई आज नहीं बनी है, पूर्व नियोजित स्थिति थी। अब वो खुलकर सामने आ गई है कि हम किसके साथ हैं, एक संगठन देश के साथ में, एक संगठन आतंकवादियों के साथ में। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ अब क्लियर हो चुकी हैं। आचार्य जी, इजराइल हमेशा से भारत की मदद करता रहा है। सर कारगिल की जो लड़ाई हो उस वक्त भी इजराइल ने हमारी मदद की थी। इतिहास में भी काफ़ी ऐसे जो है हमें काफ़ी वाक़ये मिलते हैं जहाँ पे भारत की सेना ने भी जाके इजराइल में जाकर जो दिल्ली में जो 3 मूर्ति जो लगी हुई हैं, 3 मूर्ति लेन जिसे कहते हैं, वहाँ पे हमें भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से वहाँ पे शौर्य दिखाया था, इजराइल को वहाँ पर मदद की थी, उसकी याद में वहाँ पर वो 3 मूर्तियाँ लगाई हैं भारतीय सैनिकों की। तो ये आपसे समझना चाहेंगे कि भारत और इजराइल का जो संबंध है आने वाले दिनों में किस तरह का आप जो है स्थिति देखते हैं, चित्रण देखते हैं, क्योंकि भारत ने यहाँ पे सपोर्ट तो किया है, आने वाले दिनों में इजराइल की क्या स्थिति रहेगी, क्या वो भारत के लिए सपोर्ट में फिर से खड़ा हो पाएगा? देखो, इस छोटी सी घटना के लिए भारत की उस शक्ति को समझना होगा जहाँ से भारत का निर्माण शुरू हुआ है। उस समय में सिर्फ 2 संस्कृति ही रहती हैं, यहूदी संस्कृति थी और एक सनातन संस्कृति थी। यहूदी संस्कृति से टूटकर ये ईसाई बने और ये ईसा मूसा उसी से टूटकर बने हैं। और भारतीय संस्कृति में सिख हैं और जैन हैं, बौद्ध हैं, बाकी के जितने धर्म टूटे हैं ये भारतीय संस्कृति से टूट के बने हैं। तो मूल जो धर्म है वो 2 ही धर्म है। अब तक जो था कि दोनों धर्म का मिलन प्रॉपर तरीके से नहीं होता था। एक अपनी जगह संघर्ष कर रहा था, आज वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए इजराइल संघर्ष कर रहा है और भारत को कुछ समय के बाद अपनों को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे तो संघर्ष हमारा शुरू हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब दोनों संस्कृतियों का मिलना जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे सतयुग के आगमन के यह संकेत हैं। और जब ये दोनों संस्कृति मिल जाएंगी तो बाकी की इनसे उपजी हुई जो संस्कृति हैं वो अपने आप निस्तेनाबूद भूमि में खुद लड़ कर हो जाएंगे, या प्रकृति कुछ ऐसा प्रकोप करेगी उससे नष्ट हो जाएंगे और वापस नए सिरे से उदय हो जाएगा। आचार्य जी, जिस तरह से रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर बीच में काफ़ी अटकलें लगाई गई कि रूस इतना बड़ा देश है, बहुत जल्दी युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज 1.5 साल होने को आया है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। इजराइल और हमास की लड़ाई जिसमें और भी मुल्क जो है कूदते आपको नजर आ रहे हैं ज्योतिषीय गणना के आधार पर, ये लड़ाई कितनी लंबी छिड़ सकती है? ये लड़ाई छिड़ने के बहुत लंबे चांसेस मुझे दिख नहीं रहे हैं। ये 21 सितंबर से इनका पूरा काम शुरू हुआ है और 27 अगस्त 2024 तक ये चलता रहेगा। 27 अगस्त 2024? 27 अगस्त 2024 तक। तो अभी स्थिति जो बनेगी ये तो बड़ी जल्दी कंट्रोल होने वाला है। 1 आध महीने के अंदर में ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएंगी। मुझे लगता है दिसंबर तक ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। पर इनका जो युद्ध है वो ठंडा नहीं होगा, मतलब उसकी तैयारी लगातार इनकी चलती रहेंगी। और एक बार इनमें और भिड़ंत होगी, वो होगी 2025 में। फिर जो विश्व युद्ध की धमाधम शुरुआत होने वाली है, फिर वो वाली शुरुआत होगी जिसमें कि ये आपस में लड़ना फिर शुरू करेंगे। अच्छा, वो आपस में फिर से शुरू करेंगे। चलिए जी, ये और हम समझना चाहेंगे, ये जो अभी वर्तमान में हमास और इजराइल के बीच में ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है, इसका जो आप बता रहे हैं कि 1 आध महीने में जो है पटाक्षेप होगा कुछ समय के लिए, उस समय परिणाम क्या होगा? क्या गाजा पट्टी पे पूरी तरह से इजराइल का कब्जा हो जाएगा? क्या इजराइल और आगे एडवांस कर पाएगा? इसमें जो मुझे लगता है कि अब जिस तरह से युद्ध हुआ है, मंगल केतु दूसरे स्थान पर थे इस समय में, तो मुझे लग रहा है कि ये गाजा को मिस्र से अलग करने में इजराइल सक्सेस हो जाएगा
और फिलिस्तीन और जिस तरह से गाजा का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र फिर अपने के अंदर ही अंदर रखेगा और वहाँ जाकर कुछ नियम सख्त करेगा और उसके कारण फिर शांति की स्थिति आएगी। और अभी तो काफ़ी नस्तनाबूद करने की वो पोजीशन पर है। आने वाले 10 दिन तो अभी और भीषण युद्ध के संकेत दे रहा है। इसमें और भी कोई जो इस्लामिक आतंकी संगठन है जिसमें ISIS है, हिजबुल्लाह है, काफ़ी उनके भी माना जा रहा है कि वो भी कूदेंगे, क्या इस तरह की ज्योतिषीय गणना इस और संकेत दे रही है कि और भी आतंकी संगठन हमास की मदद के लिए आएंगे? हाँ, अभी और संगठन धीमे धीमे आना शुरू करेंगे। अब चूंकि डायरेक्ट नहीं आएंगे, उन्हें पता है कि अब तो सीधे सीधे मारे जाएंगे। और फिर दूसरा, अब बाकी कंट्रीज़ भी एक साथ हो गई हैं, तो ये अपने आप को अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, परंतु इनडायरेक्ट रूप से अभी ये इनके पीछे लगे रहेंगे और फिर वापस एक बार और युद्ध के लिए तैयार होंगे। अभी ठंडे बैठेंगे, फिर वापस आग से लगाएंगे। तुर्की और ईरान, ये दो ऐसे इस्लामिक मुल्क हैं जो अपनी कहीं ना कहीं इस्लामिक वर्ल्ड में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। इस युद्ध को लेकर मेरा पर्टिकुलर सवाल इन दो मुल्कों के लिए है, तुर्की और ईरान का क्या रुख रहने वाला है उनका, और अगर वो इस हवन में जो कूदते हैं तो उनके हाथ जलेंगे या कुछ उनको प्रसाद मिलेगा? इनके हाथ नहीं जलेंगे, ये पूरे ही साफ हो जाएंगे। अब इनको बचने के लिए बहुत ज़्यादा बची चीज़ें नहीं हैं। अभी जिस तरह से ये ड्रोन वगैरह लेकर कूदना ईरान शुरू करवाएगा अपनी तरह से, हालांकि अभी इजराइल इनको इतना ज़बरदस्त खुराक दे चुका होगा कि इनकी एकदम हिम्मत नहीं होगी, परंतु फिर भी तुर्की और ईरान मिलकर वापस नए सिरे से नई व्यूहरचना रचेंगे, फिर नए लड़ाकों को तैयार करेंगे और फिर सारे काम इसमें होंगे। लेकिन इस बीच में चीन एंट्री करेगा, क्योंकि चीन को डर है कि उसकी सेना भारत से नहीं लड़ सकती है। वो सैनिक उपयोग करेगा पाकिस्तान के, और जितने लड़ाके इनका उपयोग वो भारत के खिलाफ करना चाहेगा, बनस्बत दूसरों के खिलाफ। इसलिए वो इसमें थोड़ी सी एंट्री करेगा और इन आतंकी संगठनों को चीन रोकने का काम अभी करना शुरू कर देगा। 15-20 दिन के बाद जैसी परिस्थिति देखा नेगेटिव हो रही है, तो वहाँ पर चीन की धीरे से एंट्री हो जाएगी, जो कुछ दिन के बाद समझ में आएगी कि चीन इस समय से एंट्री कर चुका था। यानी कि चीन गतिरोध को खत्म करेगा या मतलब गतिरोध को बढ़ाएगा? चीन गतिरोध को, अभी के गतिरोध को खत्म करेगा। क्योंकि देखो, मैं चीन के बारे में बोलता आया हूँ, पाकिस्तान के पास ना तो खुद का परमाणु बम है, वो परमाणु बम है चीन का, उसका है ही नहीं। ना चीन के पास ऐसी सेना है जो हिमालय पे जाकर लड़ना शुरू कर सके, वो पूरा पाकिस्तान की व्यवस्थाएं करता है। और जितने आतंकी हैं यहाँ इंडिया में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि उन आतंकियों से भारत पे वो हमला करा पाए। वो सारे पैसे, सारी फंडिंग करता है चीन उनको, और वहाँ से उपद्रव करते हैं। लेकिन जब देखेंगे कि इजराइल से लड़कर उसके आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो जिनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता, जब वो मारे जाएंगे फिर इस पास कुछ नहीं बचेगा जी। इसलिए उन आतंकवादियों को रोक के रखेगा, अभी शांति बनाओ, थोड़ा सा देर रिजर्व करेगा। तो ये काम अब चीन करना शुरू कर देगा 8-10 दिन के अंदर ही। अच्छा, और फिर उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। नष्ट तो ही हो जाएंगे, पर उसकी प्लानिंग ये रहेगी। अच्छा, यानी कि इजराइल के बाद अगला जो है निशाने पे भारत की तरफ जो है मोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। यानी कि दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण विश्व परिदृश्य में ये जो युद्ध है वो एक टर्निंग पॉइंट की तरह है। जैसे हमने रूस यूक्रेन का युद्ध देखा, और अगर इसको वृहद परिप्रेक्ष्य में देखें, जो आचार्य जी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर संस्कृतियों का टकराव शुरू हो गया। आचार्य जी, एक प्रश्न और मैं लेना चाहूँगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रिलीजन वॉर में तब्दील हो रहा है। पहले तो ये दो देशों के बीच में लड़ाई थी, लेकिन अब जो नारे लग रहे हैं वो क्राइस्ट वर्सेस जो है यहूदी वर्सेस इस्लाम, नारे अल्लाह अकबर के लगा के जो है उनकी फौज उतर रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्या ये रिलीजियस वॉर में तब्दील हो गया, एक मजहबी जंग में तब्दील हो गया? देखो, मुस्लिमों का जो वार होता है वो तो रिलीजियस ही होता है। आप कहीं किसी एक व्यक्ति को मारोगे तो इकट्ठे होकर वो अल्लाह अकबर करते करते आने लग जाते, वो उनका तरीका ही वही है। पर अभी तक दूसरे जो देश थे वो भाईचारे की बात करते थे कि सामान्य रूप समझ जाओ, लेकिन अब पूरी दुनिया समझ चुकी भाईचारे की भाषा ये लोग समझते नहीं है। इसलिए फिर उन्होंने चारा डालना शुरू कर दिया। जैसे इनने चारा डाला, उनने 5000 बम इकट्ठे कर लिए, और चारा डाला, 5000 बम फोड़ दिए। अब जैसे ही फोड़े वैसे ही उसने इनको पूरा फोड़ डाला उठा के। अब ऐसा समय है कि जैसे इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि दूसरे व्यक्तियों को शोषण करो, उनके यहाँ चले जाओ, उनसे गद्दारी करना शुरू कर दो, गद्दारी में अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, वहाँ चले जाओ, उनको लूटना शुरू कर दो, महिलाओं को अत्याचार करना शुरू कर दो, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। तो ये जो उनके जिस तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं, अब वो प्रलोभन पूरी दुनिया समझ चुकी है। अब इसलिए उसने 72 हूरों के पास पहुँचाने की पूरी व्यवस्था कर दी कि अब तुम वहाँ जाके आनंद करो। तो अभी पूरी दुनिया समझ चुकी है कि ये बार जब भी होगा तब रिलीजन बार में ही जब कन्वर्ट होना है तो ठीक से ही बढ़ा जाए।
अच्छा जी, इसराइल और ये हमास की लड़ाई में काफ़ी जो है शरणार्थी या यूँ कहें कि भारत के भी काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पे फंस गए हैं, काफ़ी देश के जो लोग हैं वो भी वहाँ फंस गए हैं, कुछ लोग की जो हत्याओं की भी खबर आ रही है। तो अगर हम ये होस्टेज क्राइसिस की अगर थोड़ा सा समझ लें, क्या जो उनको सुरक्षित निकाला जा सकेगा? काफ़ी अलग अलग देशों के लोग वहाँ फंस चुके हैं। देखो साहब, उसके लिए तो मेरा बहुत ही क्लियर कहना है कि भारत भारत है और भारत के धूर्तों को समझ में नहीं आता है। यदि इन मूर्खों को समझ में आ जाए तो इजराइल का इतिहास पढ़ने कि इजराइल के लोग कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में थे। जब इजराइल को मानना शुरू किया तो पूरी दुनिया ने इजराइल के लोगों को, यहूदियों को भगाना शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही जो हिंदू हैं अपने आप को होशियार समझते हैं और विदेश जाके चापलूसी करके और अपने आप को पैंट टी शर्ट पहन के हम हिंदुस्तानियों पर हुकूमत करने की कोशिश कराने की करते हैं, तो ये सब कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। और ऐसा ही कोई इनको बचा ले गया मोदी तो अभी कुछ कुछ बचा लाएगा, नहीं तो ये जिस तरीके से गए हैं उस तरीके से इनका अंत भी होगा। और आने वाले समय में ना यूरोप सुरक्षित है और ना आधा एशिया सुरक्षित है। सुरक्षित है तो सिर्फ भारत सुरक्षित है, वो सनातन संस्कृति सुरक्षित है। वो भी 40 से 50 करोड़ लोग यहाँ भी बचेंगे। कई देश तो यहाँ भी साफ होने की कंडीशन पे हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि बच पाएँ, पर प्रयास करना चाहिए कि हिंदुस्तान को छोड़कर ना जाएं। बाहर के प्रलोभनों से व्यक्ति को बचना चाहिए। 2-3 साल स्थिति बड़ी टफ होने वाली है और दिख भी रही है। अभी मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ कि यूक्रेन पढ़ने मत जाओ, रशिया पढ़ने मत जाओ, चीन पढ़ने मत जाओ। 3-3 साल के मेरे वीडियो डले हुए हैं, डले और बाहर आ रहे हैं भगवत के। तो आने वाले समय में फिर यही होने वाला है। तो उन चीज़ों को देख लो आप, पहले यहूदियों की स्थिति देख लो, तो वही स्थिति आपकी भी वहाँ होने वाली है। वहाँ कोई आपको शरण थोड़ी देगा। अभी आपने कनाडा का देखा, लोग बड़े बोलते कनाडा जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, वहाँ का वीज़ा करा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है। ऐसी बातें करते थे हम लोग बेवकूफ़ हैं और कनाडा बहुत बड़ा स्वर्ग है। अब देखो कनाडा में स्थिति, फंसे पड़े हुए हैं, मर रहे हैं वहाँ पर। तो ये जो स्थिति है सब जगह होने वाली है। कनाडा और रूस और अमेरिका और यूएस और वहाँ के नागरिक हैं और दोहरी नागरिकता है और हम बड़े स्टाइलिश उतरते हैं, तो अब सब उसका ज़माना ख़त्म है और नष्ट हो जाओगे। वापस लौटाओ तो उसी में ज़्यादा बेहतरी है, अन्यथा 3 साल बहुत टफ हैं। बहुत ही टफ है। यहाँ पर हमने दर्शकों काफ़ी सवाल लेने की यहाँ पे कोशिश की है इजराइल और फ़िलिस्तीन, इजराइल और हमास की इस लड़ाई को लेकर, लेकिन बहुत संभव है कि तमाम जो सवाल हैं, जो आपकी जिज्ञासा आपके अंदर है, वो मैं शायद नहीं पूछ पाया हूँ। तो निश्चित तौर पर आपसे मैं यहाँ पे अनुरोध करूंगा कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आइए, उस पर कमेंट कीजिए। हम फिर से आचार्य जी को आमंत्रित करेंगे, उन तमाम सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे जो आप इस विषय पर और दूसरे अन्य विषय जो आप चाहते हैं जानना ज्योतिषीय गणना के आधार पर, उसके आधार पर हम आचार्य जी से वो सवाल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आपको हमारी ये प्रयास कैसा लगा और प्रोग्राम कैसा लगा, आप जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल मुझे और आचार्य राजेश जी को दीजिए इजाजत। देखते रहे पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।